बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसके टॉपिक्स अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, समझे होंगे और इसकी जो भी साइड इंफॉर्मेशंस हैं, जो भी इस तरह की बेसिक बातें, इसके अंदर डीप कंसेप्ट्स हैं और एंड पर जो चैप्टर की समरी दी हुई है वो आपने पढ़ लिए होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो आप एक बार लाजमी तौर पर ये चीज़ें पढ़ लें, ताकि अब जब हम MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो वो सारी बेसिक बातें, वो सारे कंसेप्ट्स और वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकें। तो चलते हैं अपने MCQs की तरफ। सबसे पहले MCQs में बताया गया है एन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। अब बच्चों, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल कंडक्टर की बात हो रही है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही फ्लो होता है। उसके बाद व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस व्हेन 3 एम्पेयर ऑफ करंट पासिस थ्रू इट। तो बच्चों, ये सिंपली ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू आई आर। हमारे पास V फाइंड करना है और I कितनी है 3 और R कितना है 6। तो 6 3 आर 18 वोल्ट जो है हमारे पास उस वक्त वोल्टेज होगा। उसके बाद व्हाट हैपन्स टू द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लैंप्स कनेक्टेड इन सीरीज एज मोर एंड मोर लैंप आर एडेड। तो बच्चों, हमने देखा है सीरीज़ में सब में से जो है वो करंट फ्लो होता है, ऐसे है ना। लेकिन हम जितना ज़्यादा डिवाइसेस ऐड करते जाएंगे उतनी उस सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो उस सर्किट के अंदर आने वाला टोटल करंट क्या होता जाएगा, कम। तो बाकी जो करंट टोटल आ रहा है वो डिवाइड होता है ना सब डिवाइसेस में, तो सब डिवाइसेस को फिर करंट भी कम मिलना शुरू हो जाएगा और उनकी ब्राइटनेस भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज़। तो जितनी हम ज़्यादा चीज़ें चलाएंगे उनकी ब्राइटनेस क्या होती जाएगी, उतनी ही डिक्रीज़ या उनकी परफॉर्मेंस उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि उनको उतना करंट कम मिलता जाएगा। वाई शुड हाउस होल्ड अप्लायंस बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद वोल्टेज सोर्स। हाँ, घरों में हम उनको पैरेलल क्यों लगाते हैं, टू प्रोवाइड ईच अप्लायंस द सेम वोल्टेज एज द पावर सोर्स। अब होता ऐसे है कि अगर हमने किसी डिवाइस को कम वोल्टेज दे दिया तो वो ऑपरेट नहीं करेगा। तकरीबन घर में बनाने वाली सारी चीज़ें जो है ना उसी वोल्टेज पर चलती हैं जो सब सेम यूज़ करें, मसलन 220, ठीक है। बाकी उनके अंदर छोटी मोटी जो है वो ड्रॉप्स होती हैं, वो डिफरेंट हैं, लेकिन सब तकरीबन 220 पर चलते हैं। तो अगर हम पैरेलल में लगाते हैं तभी जाकर सबको जो है वो सेम वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 5 MCQ नंबर 5 में बताया गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड EMF आर द सेम टर्म्स, आर द डिफरेंट टर्म्स, हैव द डिफरेंट यूनिट्स बोथ B एंड C। बच्चों, अब ये MCQ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कुछ कंसेप्चुअल भी है। अभी तो है आर द डिफरेंट टर्म्स, हमने इनका डिफरेंस पढ़ा भी है, लेकिन बाज़ औक़ात इसी MCQs को इस तरह चेंज किया होता है, हैव सेम यूनिट्स। अच्छा, जब सेम यूनिट्स हो जाएगा तो इसका आंसर बन जाएगा B एंड C, क्योंकि यूनिट्स तो वाकई दोनों के सेम है, ठीक है। दोनों का यूनिट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का और EMF का वोल्ट ही है ना। तो इसलिए अगर यहाँ पर हैव द सेम यूनिट्स लिख देते तो फिर ऑप्शन B और C बनेगा। अगर अकेला ऐसे है डिफरेंट वाला तो फिर हम ये वाला लिखेंगे। अच्छा बच्चों, उसके बाद व्हेन वी डबल द वोल्टेज इन अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट वी डबल द करंट। ओम्स लॉ के मुताबिक वोल्टेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के। जितना वोल्टेज डबल करेंगे तो करंट भी डबल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर बच्चों पावर का पूछा जाए तो पावर 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि VP किसकी इक्वल होता है, VI। अब V भी डबल कर दिया, I भी डबल कर दिया, 4 हो गया ना, 2 2 आर 4, तो पावर 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। इफ़ वी डबल बोथ द करंट एंड द वोल्टेज इन अ सर्किट वाइल कीपिंग इट्स रेजिस्टेंस कांस्टेंट द पावर क्वाड्रपल्स। P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई I। V भी डबल, I भी डबल, दोनों के जो 2 हैं मल्टीप्लाई हुए तो क्वाड्रपल्स हो जाएगा 4 टाइम्स। व्हाट इज़ द पावर रेटिंग ऑफ अ लैम्प कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट सोर्स व्हेन इट कैरीज 2.5 एम्पेयर। हाँ, पावर रेटिंग बतानी है जब वो लैंप को 12 वोल्ट सोर्स के साथ जोड़ा गया और इसमें से करंट कितना निकलता है, 2.5 वोल्ट। बच्चों, ये तो सिंपल, हमने क्या करना है, हमने P इज इक्वल टू VI, ठीक है, उसके मुताबिक इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर जो है हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट को हमने मल्टीप्लाई करना है करंट के साथ, ठीक है, 2.5 के साथ। तो 12 to 24, 12 5 आर, तो ये हो जाना चाहिए बच्चों 30 वाट। ये जो है मिस्टेकनली यहाँ 4.8 पर लगा हुआ है, लेकिन ये आपने इसको जो है वो ठीक कर लेना है और इसका आंसर जो है वो आएगा
तो आंसर इसका एक्चुअली जो है वो 30 वाट बनेगा, क्योंकि हम जब वोल्टेज को और करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 वाट बनेगा आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम अपने नए एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं, जो कि है एमसीक्यूज़ नंबर 9। द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इज 8 ओम। देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल अरेंजमेंट विल बी। बच्चों ये सॉल्व करने वाला है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका अब यहाँ पर तो ऐड हो रही है ना, दोनों 4 की हैं, ऐसे है ना। अगर ऐड हो रही हैं तो दोनों 4 आइडेंटिकल भी उसने कहा है, तो इसका मतलब यह है कि दोनों की वैल्यू सेम है। अब 8 है उधर से टोटल, तो 4 की होंगी दोनों। अब ज़रा हम जो दूसरा पैरेलल वाला फार्मूला है 1/R1 1/R2 में लगाते हैं, तो 1/4 1/4, जब 1/4 और 1/4 को सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर बन जाएगा 4 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों, एलसीएम अगर हमने नीचे ले लिया 4 तो ऊपर 1 + 1 रह जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा 4। 1 + 1 2/4, 2/4 का मतलब है 1/2, और उधर से होगा हमारे पास 1/RE, तो यहाँ से हमारे पास 2 ओम रेजिस्टेंस आएगी। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ हमने कर ली हैं, उम्मीद है आपको समझ भी आ गए होंगे। अब हम आते हैं अपने रिव्यू शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों इसके अंदर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद हैं मैंने उनके आंसर दे दिए हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको डेफिनेटली बुक से ही देखने पड़ेंगे। मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा। इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आपका होमवर्क है कि आपने लिख लेना है। ठीक है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों अब ये अगर शॉर्ट में आया तो आपने सिर्फ इतना लिखना है जो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये लॉन्ग में आया तो आपने जो हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं, जिस तरह हमने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पढ़ा था वैसे ही लिखना है। The rate of flow of electric charge through any cross-sectional area is called current. If the charge Q is passing through any area in time t, then current I flowing through it will be given by current is equal to charge over time. ठीक है, इसका यूनिट भी हमने बता दिया। हमारा जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट। वैसे तो हम इसका डिफरेंस डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ भी हम देख लेते हैं। करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज कॉल्ड कन्वेंशन करंट। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट फ्लो होता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। बच्चों आप इनकी डायरेक्शंस वगैरह भी बता सकते हैं कि एक की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, दूसरी नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, और इफेक्ट्स दोनों के सेम होते हैं। ऐसी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 14.3 व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म EMF, इज इट रियली अ फोर्स, एक्सप्लेन। इसके नाम में तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आता है, क्या ये वाकई फोर्स है, अभी पता चल जाएगा। इट इज़ द एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। अब एनर्जी और फोर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, सप्लाइड बाय अ बैटरी टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट फ्लोज थ्रू क्लोज सर्किट, और द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म व्हेन 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पासिस थ्रू द बैटरी। बच्चों अगर यहाँ पर हमें एनर्जी के बजाय उसने लिखा इज इट रियली अ वर्क, फिर भी हम कह लेते कि वर्क और एनर्जी सेम है, लेकिन यहाँ उसने फोर्स कह दिया, तो फोर्स और एनर्जी कभी सेम नहीं हो सकते। फोर्स और नॉट है या नहीं है। इन जनरल EMF रेफर्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी व्हेन इट इज़ नॉट डिराइविंग करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट। इट इज़ द एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट फ्लोज थ्रू द क्लोज सर्किट। इट इज़ नॉट रियली अ फोर्स, ये कोई फोर्स नहीं है, बल्कि ये एनर्जी सप्लाई टू चार्ज है व्हेन इट मूव्स इन अ क्लोज्ड सर्किट। 14.4 की तरफ आते हैं। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बट ये पॉइंट्स बने हुए हैं, आपने इसी तरह इसको याद रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर कॉजेज द डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशन तो आप बच्चों दोनों की लिखेंगे ही, लाजमी पोटेंशियल डिफरेंस और EMF की लिखेंगे, लेकिन ये पॉइंट्स भी लिखेंगे। It causes the dissipation of electrical energy into other forms of energy as charges flow through circuit. अच्छा, अब जैसे ही चार्ज फ्लो होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी को क्या करता है, डिसिपेट करता है, ज़ाया करता है, यूज़ करता है। अच्छा, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस कैन नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू सिस्टम बट इट डिसिपेट्स एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये एनर्जी देता नहीं बल्कि एनर्जी लेता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम हुआ करेगा। अब EMF की तरफ आते हैं। इट इज़ द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट फ्लोज थ्रू द क्लोज्ड सर्किट। ये वो एनर्जी है जो बैटरी देती है उस चार्ज को जब वो सर्किट के अंदर मूव करता है। और द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स व्हेन 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पासेस थ्रू द बैटरी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF कैन प्रोवाइड एनर्जी टू द सिस्टम।
पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता था, लेकिन ईएमएफ प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर दैन पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होती है, ज़्यादा होती है, जबकि वो जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था वो ईएमएफ से कम होता है। 14.5 की तरफ आते हैं। एक्सप्लेन ओम्स लॉ, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। बच्चों अगर ये लॉन्ग में है तो आपने सारा ओम्स लॉ लिखने के बाद लिमिटेशंस लिखनी है, लेकिन अगर ये शॉर्ट में है तो सिर्फ ओम्स लॉ और लिमिटेशन लिख देंगे। ओम्स लॉ तो हमें पता है, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन डू नॉट चेंज। अब लिमिटेशंस क्या क्या हैं बच्चों? ओम्स लॉ हर जगह 100% जो है वो वैलिड नहीं है, कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ये लिमिटेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। Ohm's law is valid for metal conductors provided that temperature and physical conditions of conductor do not change। ये तो सिंपल बात है, हमने पहले भी पढ़ी है। Ohm's law is not valid for gaseous conductors। बाज़ बच्चे जो गैसेस हैं वो भी करंट कंडक्ट करती हैं, जिसे हम गैस डिस्चार्ज कहते हैं, लेकिन वहाँ पर कभी भी Ohm's law 100% अप्लाई नहीं होता। Ohm's law is not valid for semiconductors such as silicon, germanium, etc। बच्चों Ohm's law को हम सेमीकंडक्टर पर भी अप्लाई नहीं कर सकते। डिफाइन रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट्स। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच ऑफर्स अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। दिस अपोजिशन कम्स फ्रॉम द कोलिजन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब हम इसके यूनिट की तरफ आते हैं। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आर इज ओम। इफ वी पुट V इज इक्वल टू 1, ठीक है, I इज इक्वल टू 1 एम्पेयर, वैल्यू ऑफ R विल बी 1 ओम। 1 ओम की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एंड 1 एम्पेयर ऑफ करंट पासेस थ्रू इट, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। अब हम आते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के डिफरेंस में। मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्रीली मूव सो एज टू पास इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऐसे मटेरियल जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए कंडक्टर कहलाएंगे। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑफर लेस रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। तो मेटल जो है वो गुड कंडक्टर हैं और इनकी जो है रेजिस्टेंस जो है करंट के लिए वो भी क्या होती है बच्चों, कम होती है। ये एग्जांपल्स के तौर पर आ गया। कंडक्टर्स हैव एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट हेल्ड स्ट्रांगली विद एनी पर्टिकुलर एटम। अच्छा, अब ये उनकी एक और प्रॉपर्टी होगी कि क्यों करंट फ्लो करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि किसी भी एक स्पेसिफाइड एटम के साथ जो है वो स्ट्रांगली बाउंड नहीं होते। उसके बाद इंसुलेटर के बारे में पढ़ते हैं। मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट फ्रीली मूव सो एज टू पास इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर। मतलब इतने इजीली इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते कि वो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर सकें। इन इंसुलेटर्स नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं होते कंडक्शन के लिए, ठीक है। हैंस करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू एन इंसुलेटर बिकॉज देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो करंट तो फ्लो ही नहीं हो सकेगा। इंसुलेटर से वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इंसुलेटर की जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी एग्जांपल्स के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, वुड, प्लास्टिक, ठीक है, कॉटन, ETC। एक्सप्लेन द एनर्जी डिसिपेशन इन रेजिस्टेंस, व्हाट इज जॉब्स लॉ। बच्चे ये जॉब्स लॉ वाला लॉन्ग क्वेश्चन हमसे पूछा गया, तो ये हम वैसे भी टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं, लेक्चर में और बुक में भी मौजूद है, तो ये वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन लिख लेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन DC एंड AC। बच्चों ये हम डिटेल से पढ़ भी चुके हैं, यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट करंट DC, द करंट विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो is known as direct current or DC. The current derived from a cell or battery is direct current DC since it is unidirectional। अब इसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, 1। The positive and negative terminals of the DC sources have fixed polarity, therefore level of DC remains constant with time। हमने ग्राफ में भी देखा था कि इसका जो लेवल था वो कांस्टेंट रहता था बच्चों। अब हम पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, AC के बारे में। द करंट विच changes its direction of flow after regular intervals of time is known as alternating current, AC। The type of current is produced by generators. Current supplied to our homes by power companies is alternating current rather than direct current। ओके, उसके बाद हम आते हैं 14.10 की तरफ। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पैरेलल कॉम्बिनेशन के कौन कौन से फीचर्स हैं जब हम रेजिस्टेंसेस के लिए कॉम्बिनेशन बताते हैं। इन पैरेलल सर्किट द टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स इन वेरियस रेजिस्टेंसेस।
पैरेलल सर्किट में टोटल करंट जो है सम ऑफ करंट्स के इक्वल होता है। एक तो ये हो गया फीचर। रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस विच इज लेस देन स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। ये बच्चों हमने पढ़ा था 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और भी कुछ फीचर्स है वो हम पढ़ लेते हैं। पैरेलल सर्किट्स हैव टू बिग एडवांटेजेस ओवर सीरीज सर्किट्स। कौन कौन से? ईच डिवाइस इन द सर्किट रिसीव्स द फुल बैटरी वोल्टेज। हर डिवाइस को फुल बैटरी वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। ईच डिवाइस इन द सर्किट में बी टर्न्ड ऑफ इंडिपेंडेंटली। हर डिवाइस को हम आज़ादाना तौर पर ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, विदाउट स्टॉपिंग द करंट फ्लोइंग टू द अदर डिवाइसेज इन द सर्किट। और इससे बाकी डिवाइसेस का करंट जो उस सर्किट में ऑपरेट कर रहे होंगे नहीं रुकेगा। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन हाउस होल्ड वायरिंग। ओके, 14.11 डिटरमिन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ये बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन है, सीरीज कॉम्बिनेशन उन्होंने ये अपने बुक में से देख लेना है। उसके बाद डिस्क्राइब ब्रीफली द हैजर्ड्स ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों ये तो वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन अगर शॉर्ट में पूछा जाए तो भी हम इसका आंसर दे सकते हैं इस तरह। इंसुलेशन डैमेज लिखें, ठीक है। वो होती क्या है कि करंट जब एक ख़ास वैल्यू से बढ़ जाए तो इंसुलेशन जो है वो ओवर हीटिंग की वजह से ख़त्म हो सकती है, जिसे हम कहते हैं इंसुलेशन डैमेज। उसके बाद उससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे शॉर्ट सर्किट के बारे में कि ये क्या होता है। ये तब होता है जब वेरी लो रेजिस्टेंस किसी सर्किट के अंदर बन जाए और उससे जो है वो करंट मैक्सिमम हो जाए। डैमेज कंडीशन के बारे में हमने पढ़ा कि वो क्या होती हैं, जब कोई भी चीज़ जो है वेट हो जाए, चाहे वो ह्यूमन बॉडी ही क्यों ना हो, कोई डिवाइस ही क्यों ना, जब वो वेट हो जाए तो उसकी कंडीशन को हम डैम कंडीशन कहेंगे। उस केस में इसकी रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉप हो जाती है और कम रेजिस्टेंस के केस में फिर जो है उसमें से करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो करता है। ओके, तो बच्चों हमने पढ़ लिया कि किस तरह मतलब जो है वो हैज़र्ड्स पॉसिबल हैं हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी के। अब हम पढ़ते हैं कि सेफ्टी मेजर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है 13 डिस्क्राइब 4 सेफ्टी मेजर्स दैट शुड बी टेकन इन कनेक्शन विद द हाउस होल्ड सर्किट। बच्चों वैसे तो बहुत से एहतियात करने की ज़रूरत होती है और हैं भी बेशुमार एहतियातें जो हाउस होल्ड यानी कि घरों में यूज़ की जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 4 पूछे गए हैं और हम 4 या 5 ही डिस्कस करेंगे। देयर इज़ अ नीड ऑफ एक्सटेंसिव सेफ्टी मेजर्स इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यूज फ्यूजेज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एज सेफ्टी डिवाइस। हमें फ्यूज़ के बारे में पढ़ चुके हैं कि वो सेफ्टी डिवाइस हैं, उनके यूज़ करने के बारे में बताया गया। यूज़ सर्किट ब्रेकर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एज सेफ्टी डिवाइस। आप सर्किट ब्रेकर भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ अर्थ वायर्स वाइल मेकिंग कनेक्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट एज सेफ्टी डिवाइस। हम अर्थ वायर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलवेज मेक यूज़ ऑफ इंसुलेटेड, यहाँ पर छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, इंसुलेटेड टूल्स वाइल डीलिंग विद इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटेड टूल्स वो होते हैं कि जिस तरह फ़र्ज़ करें हम कोई कटर यूज़ कर रहे हैं, कोई प्लास यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर प्रॉपरली जो है उसके हैंडल पर इंसुलेशन होनी चाहिए। कोई स्क्रू ड्राइवर है तो उसके ऊपर भी प्रॉपर इंसुलेशन होनी चाहिए। नेवर यूज़ एनी डैमेज्ड और ब्रोकन इलेक्ट्रिकल एम्प्लाइज। ऐसी कोई डिवाइस यूज़ ना करें जिसमें कोई मसला हो, ठीक है, उससे और भी नुकसान हो सकता है, कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। 14.14 है डिज़ाइन अ सर्किट डायग्राम फॉर अ स्टडी रूम दैट नीड्स फॉलोइंग इक्विपमेंट्स। किसी भी सर्किट को डिज़ाइन करने का कहा गया है जिसमें 100 वाट लैंप ऑपरेटेड बाई 1 स्विच, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1 रीडिंग लैंप फिटेड विद 40 वाट बल्ब विच कैन बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो बच्चों ये देखिए हमारे पास उसने पूछा कि एक लैंप ऐसा हो जो 2 स्विचों से और एक लैंप ऐसा हो जो 1 स्विच से हो। जो 2 वाला है वो 100 उसमें है, ठीक है, 100 वाट में, और जो 1 वाला है वो है 40 वाट में, ठीक है। और फिट बाई 1 स्विच 100 वाला 1 में है, 40 वाला जो है 2 में है। अच्छा, अब देखें अगर ये जो है ये 100 वाला है ना, फ़र्ज़ करें ये वाला लैंप जो है वो 100 वाट का है, तो अब ये एक ही स्विच से ऑपरेट होगा, इससे, इस स्विच से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये इसी से ऑपरेट होगा। ये देखें 100 वाला एक स्विच से ऑपरेटेड है, और जो 40 वाला 2 से है उसके लिए 2 स्विच ये हो सकते हैं, ये भी और ये भी। अब मैंने एक ऑन भी कर दिया ना, तो जब तक मैं दूसरा ऑन नहीं करूँगा तो ये लैंप ऑन नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे बेसिकली ड्रा किया, बाकी इस पर आप इसको ड्रा करके यहाँ पर 100 वाट लिख लेंगे, यहाँ पर 40 वाट, और ये बैटरी है, ठीक है। और इसके फ़ायदे क्या हैं,
ये भी आपको बता देते हैं। पैरेलल सर्किट्स हैव टू बिग एडवांटेजेस ओवर सीरीज, हम वैसे भी पहले पढ़ भी चुके हैं। ईच डिवाइस इन द सर्किट रिसीव द फुल बैटरी वोल्टेज। ईच डिवाइस इन द सर्किट मे बी टर्न ऑफ इंडिपेंडेंटली विदाउट स्टॉपिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर डिवाइस इन द सर्किट। बच्चों यही प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं हाउस होल्ड वायरिंग में। तो बच्चों आज हमने एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं। आपका लर्निंग का वर्क तो सारा मतलब एमसीक्यूज़ और शॉर्ट लर्न कर लेने हैं, और राइट करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर को आपने कॉपी के ऊपर लिख लेना है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।